हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले 10 वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया। उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हमने जितने अभिलेखी साक्ष्य थे, जितने पुरातात्विक साक्ष्य थे, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन, प्राचीन मृदभांडों का अध्ययन और विभिन्न जितने धार्मिक साहित्य थे, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक, वेदांग, जितनी श्रुतियां थी, हमने उन पे अध्ययन किया पिछले 10 वीडियो में। उसी क्रम में ये अगला वीडियो है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के रूप में जितने लौकिक साहित्य हैं, जो सेकुलर स्क्रिप्चर्स हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन का फॉर्मेट इसमें ऐसा रहता है कि इसमें जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी किताबें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं और जो भी साहित्य हैं इसमें, उसमें किताबों का नाम और उसके साहित्यकार का नाम, बस इतने से ही संबंधित प्रश्न रहते हैं अमूमन। लेकिन जिन जिन किताबों में ज़्यादा गहराई में जाके, ज़्यादा डिटेल में जाके सवाल पूछे गए हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, मुद्रा राक्षस है, मालविका अग्निमित्रम है और भी विभिन्न किताब हैं इसमें, जिनमें जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन पे प्रश्न लगातार ही सिविल सर्विस की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी किताबों का संग्रह हमने इस वीडियो में किया है, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना इन्हीं पुस्तकों की सर्वथा ज़्यादा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के रूप में हम निम्न किताबों पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार किताबों का नाम देख लेते हैं। जैसे पहली जो ग्रंथ रहने वाली वो है अर्थशास्त्र, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, वृहत कथा मंजरी, महाभाष मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, देवी चंद्रगुप्तम, मृक्ष कटिकम, पंचतंत्र, नीतिसार, हितोपदेश, हर्षचरित्र, गौडवाहो, नव साहसांग चरित, किरातार्जुनियम, विक्रमांक देवचरित, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज देव विजय और रामपाल चरित। इन किताबों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली पुस्तक है जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला वो है अर्थशास्त्र। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के जब सत्ता हासिल करने की जो हम घटनाक्रम है उसको देखेंगे, तो उसमें चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। हम उसके रोल को पढ़ेंगे। हालांकि साहित्य इतिहासकारों में बहुत ही विवाद की स्थिति है अर्थशास्त्र को लेकर। चलिए, अर्थशास्त्र से संबंधित हम कुछ फैक्ट्स पहले देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र के रचनाकार के रूप में हम जानते हैं कौटिल्य को, जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, जिन्हें हम चाणक्य के रूप में जानते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी विषय वस्तु राजनीति है। इसके शीर्षक को अगर हम देखें तो इस शीर्षक का नाम है अर्थशास्त्र। यह जो शब्द है, यह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, अर्थ। संस्कृत भाषा के डिक्शनरी में, शब्दकोश में अर्थ के कुल 14 मायने बताए गए हैं। 14 मतलब शब्दार्थ बताए गए हैं। लेकिन इन 14 शब्दार्थ में, शब्दावली में, कहीं भी अर्थ का मतलब राजनीति से नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है, रचना है,
उसका विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट क्या है उसका? तो उत्तर होता है राजनीति। हालांकि ये जो राजनीति इसका विषय वस्तु है, यह मौर्यकालीन, स्पेसिफिकली पाटलिपुत्र का जिक्र इसमें नहीं है। पाटलिपुत्र का जिक्र इसमें नहीं है। जितने भी हमने पिछले वीडियोस में विदेशी यात्री आए, या हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, कुछ यूनानी और ग्रीक जो आए, मेगास्थनीज, उनके यात्रा वृतांत में हमें पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्र में हमें पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं मिलता। अर्थशास्त्र जैसी रचना में हमें केरल की कुछ नदियों का उल्लेख अवश्य मिलता है। तो जो विवाद है अर्थशास्त्र को लेके वह यह है कि इस अर्थशास्त्र के अनुवादकर्ता के रूप में सुप्रसिद्ध साम शास्त्री जी ने यह बात सर्वप्रथम लाइमलाइट में इसको लाया। इन्होंने 1905 में यह बात कही कि अर्थशास्त्र जैसी कोई पुस्तक है, और 1909 में इन्होंने इसे पब्लिश करा दिया। इन्हें यह अर्थशास्त्र की पुस्तक कहाँ से मिली, क्या इनका सोर्स था, यह बात ज्ञात नहीं है। तो अर्थशास्त्र की ऑथेंटिसिटी पे सवाल, प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो ध्यान में रखना है, जो अभी वर्तमान में सर्वमान्य मत यह है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीति है, और इसके रचनाकार के रूप में हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य को जानते हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है राजतरंगिणी। अच्छा, इस पे भी मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, मध्यकालीन का जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है, उसका वीडियो नंबर 5, इसमें मैंने डिस्कस किया है 2 किताबें, 2 यात्रा वृतांत। अल-बेरूनी का भारत, यानी अल-बेरूनी जो भारत आता है, उसने जो यात्रा वृतांत लिखा, उसने जो भारत के संबंध में लिखा, उसके बारे में, और कलहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी के विषय में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तो मध्यकालीन के जो प्लेलिस्ट है, मध्यकालीन भारत का जो प्लेलिस्ट है, उसमें इस वीडियो को आप डिटेल में इस राजतरंगिणी पे हमने बात की है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कलहण के द्वारा रचित पुस्तक है। यह कुल 8 तरंगों में, भागों में बांट के लिखा गया। तो हमने इसके सभी 8 तरंगों के विषय वस्तु पर चर्चा की है इस वीडियो में। यहां हम देखते हैं इसको संक्षेप में कि राजतरंगिणी में 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके जो पहले 3 तरंग हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साहित्यिक स्रोत के रूप में कैसे महत्वपूर्ण है। तो पहले 3 तरंगों में हमें यह ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां जो श्रीनगर है, सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। वहीं पे सम्राट अशोक के द्वारा ही विजयेश्वर मंदिर की स्थापना भी की गई थी। और राजतरंगिणी के तीसरे तरंग में यह पता चलता है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र जालोप था वह कश्मीर का शासक बना। और जो बाद के 3 तरंग है, यानी तरंग संख्या 4, 5 और 6, इससे हमें वहां शासन कर रहे कारकोट वंश तथा उत्पल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और बच्चे अंतिम के 2 तरंग 7 और 8 से हमें लोहार वंश की जानकारी मिलती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कलहण जो राजतरंगिणी का रचयिता है वह लोहार वंश के शासक जय सिंह के दरबार में रहते हुए उसने राजतरंगिणी की रचना की थी। ठीक है,
तो यह रही राज तरंगिणी से संबंधित कुछ संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और डिटेल के लिए हमने मध्यकालीन के वीडियो सीरीज में इसको कवर किया हुआ है। प्लीज़ उसको एक बार चेक करें अगर आप राज तरंगिणी के विषय वस्तु पे और डिटेल में जानना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और वृहद कथा मंजरी है। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, रचनाकार है विशाख दत्त। कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव, और वृहद कथा मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र। मुद्रा राक्षस गुप्त काल की रचना है, वहीं कथा सरित सागर और वृहद कथा मंजरी क्रमशः 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में लिखी गई रचनाएं हैं। उपरोक्त तीनों किताबों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल की जानकारी प्राप्त होती है। जब हम मौर्य प्रशासन, मौर्य काल पढ़ रहे होंगे तो हमें वहां पे फिर इन्हीं ग्रंथों को आधार मान के हमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को देखेंगे। जैसे मुद्रा राक्षस में हम यह पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल का बताया गया है। वृषल कुल का मतलब है निम्न कुल। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां एक विवाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य के जाति को लेकर कि यह किस जाति का था, किस कुल का था। क्या यह निम्न कुल का था, क्या यह उच्च कुल का था? क्योंकि इसका जो इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास है, उस पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला गया है। तो इतिहासकारों में इसके जाति या इसके कुल को लेकर हमेशा ही विवाद की स्थिति रही है। एक पुस्तक ऊपर और छूट गई है, यह विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम यह रामगुप्त की जानकारी देती है। देवी चंद्रगुप्तम यह भी विशाख दत्त की रचना, यह पूछी गई किताब है। ठीक है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है कि राज दरबार की दुर्भी संधि, जो भी एग्रीमेंट है, जो भी वार्तालाप राज दरबार में होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो भी संधियां होती थी, उनका वर्णन हमें मिलता है मुद्रा राक्षस से। अन्य दो पुस्तकें कथा सरित सागर और वृहद कथा मंजरी में, इन दो पुस्तकों में भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का ही बताया गया है। तो किस किस किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है? तो मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और वृहद कथा मंजरी। इसके निम्न कुल का बताया जाना कॉन्क्लूजन नहीं है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति निम्न थी। इसको कॉन्क्लूड हम लोग जब मौर्य काल पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, तब हम इसे वहां कॉन्क्लूड करेंगे। अन्य स्रोतों के आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य के जाति का वहां पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है महाभाष्य। पतंजलि के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक महाभाष्य बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। पतंजलि शुंगों के राज पुरोहित हुआ करते थे। शुंग ब्राह्मण वंशीय शासक हुआ करते थे। ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक महाभाष्य है। एक महत्वपूर्ण रचना है कालिदास की मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम और महाभाष्य से, दोनों ग्रंथों से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए पुष्यमित्र शुंग। महान शासक हुए ये शुंगों में। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञों में प्रसिद्ध यज्ञ है। इसकी चर्चा आगे के क्लासेस में होंगी, आगे के वीडियोस में होंगी। अश्वमेध यज्ञ का क्या महत्व है और अश्वमेध यज्ञ के कर्मकांडों में क्या होता था, इसका भी वर्णन आगे करेंगे। मालविका अग्निमित्रम से हमें पता चलता है कि वसुमित्र जो पुष्यमित्र का पौत्र था, पोता था, इसके पुत्र का पुत्र था वसुमित्र, इसने यूनानियों को चुनौती दी थी
यानी कि वसुमित्र के समय यूनानियों का और शुंगों का संघर्ष हुआ, इसकी जानकारी भी हमें मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, जो कि कालिदास की रचना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और हैं, जैसे विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र, हितोपदेश जो नारायण पंडित की रचना है और यह एक नीति परख की किताब है। अगली किताब है नीति सार, कामंदक के द्वारा यह एक लिखी गई विधि ग्रंथ है। नीति सार के लेखक हैं कामंदक। हर्षवर्धन के काल में लिखी गई पुस्तक, हर्षवर्धन के काल में लिखी गई पुस्तक हर्षचरित, इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट। हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के काल में थे। एक और रचना है, महत्वपूर्ण रचना है ये, गौड़ वाहो। इसके रचनाकार हैं वाक्यपतिराज। कनौज के शासक यशोवर्मन ने बंगाल विजय किया था। इसके बंगाल अभियान की जानकारी हमें गौड़वाहो से मिलती है, जिसके लेखक हैं वाक्यपतिराज। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है नव साहसांक चरित। यह परिमल के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह मालवा और परमार वंश की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। नव साहसांक चरित संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। अगली रचना है विल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक विक्रमांग देव चरित। ये कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य चतुर्थ के उपलब्धियों का उल्लेख करता है। अगली पुस्तक है संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रामपाल चरित, जो बंगाल के पाल वंश के शासकों की जानकारी देती है। पाल वंश के शासक अधिकांशतः बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हुए, बौद्ध धर्मावलंबी शासक हुए पाल वंश। धर्मपाल, जिनको हम विक्रमशील भी कहते थे, जिनके नाम पे विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना स्वयं धर्मपाल ने कराई। हाल ही में बांग्लादेश में एक खुदाई हो रही है, इधर भी 1-2 साल से न्यूज़ में है कि वहाँ भी एक विक्रम नाम से बौद्ध विहार का खुदाई हो रहा है। वो अभी धर्मपाल के द्वारा स्थापित थी था। तो पाल वंशीय शासक जो थे वो बौद्ध धर्मावलंबी हुआ करते थे। बंगाल के पाल वंश के शासकों की जानकारी हमें मिलती है रामपाल चरित से, जो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। अगली सुप्रसिद्ध किताब है पृथ्वीराज रासो। यह इनके राज दरबारी कवि जो चंद्र बरदई थे, उनके द्वारा लिखित यह पुस्तक है। यह चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चंद्र बरदई, जिन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है, जो इनकी लिखावट है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उत्ते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। जब इन्हें अरेस्ट करके ले जाता है गजनवी, तो उनका और पृथ्वीराज चौहान का जब आमना सामना होता है, तो चंद्रबरदई इन्हें हिंट करते हैं कि इतने दूरी पे, इतने ऊंचाई पे वह शासक बैठा है, और ये इनको अंधा कर दिया गया रहता है पृथ्वीराज चौहान को, और वो उसी बात को सुनकर, चंद्रबरदई के हिंट को सुनकर इन्होंने तीर चलाया और अपने ओपोनेंट को मार गिराया था। तो यह पृथ्वीराज रासो किताब चंद्रबरदई के द्वारा रचित किताब है, जो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी हमें देता है। अगली किताब है पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक है जननायक भट्ट। इसका भी विषय वस्तु चौहान वंश से ही पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में है। और आखिरी किताब है किरातार्जुनियम, जो कि महाकवि भारवी के द्वारा लिखित किताब है। इसका विषय वस्तु है महाभारत का जो एक चरित्र है धनुर्धारी अर्जुन, उनका और भगवान शिव के एक रूप किरात का जो युद्ध होता है, उस युद्ध का वर्णन इन्होंने किया है महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीय में। भगवान शिव और अर्जुन के बीच में संघर्ष होता है और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को कुछ वरदान देते हैं। उसका एक ड्रामेटिक वर्णन किया गया है इस पुस्तक में महाकवि भारवी के द्वारा। तो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी इसमें
जो हमने अभी डिस्कस की, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के रूप में लौकिक साहित्य। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आता है इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे अगर अभी आप नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।